हेलो एवरीवन। बेटा आज हम लोग करेंगे रिवीजन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है? वही जो फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, सॉरी इंटरनल कंट्रोल होता है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इसमें सेम वही चीज़ आएगी, पॉलिसी प्रोसेसर लेट डाउन फॉर द पर्पस ऑफ, चार चीज़ वही, और एक नई चीज़ आ जाएगी प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। कंपनीज एक्ट बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डालता है किसके ऊपर? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के इफेक्टिवनेस के ऊपर। ठीक है, कई सारे सेक्शन बनाए गए। सबसे पहले आता है 134-143। ठीक है, 134-143 पहले पढ़ते हैं 1-3-4-5। ठीक है, तो 1-3-4-5 इसके अंदर ऑडिटर डायरेक्टर को बोलता है कि डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट स्टेट करे। क्या स्टेट करे? कि जो कंट्रोल है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इन्होंने लेट डाउन किया है, डायरेक्टर ने लेट डाउन किया है, बनाया है। ठीक है, साथ में वो एडिक्वेट है, साथ में वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, फिर 1-4-3-3-1, 1 तो नहीं आई है वैसे वो। ठीक है, अपन पढ़ते ऐसे 1-3-3-1। चलो अब 1-4-3-3-1 के अंदर डायरेक्टर को, सॉरी अब ऑडिटर को क्या बताना है कि क्या ये एडिक्वेट और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है क्या? ये लोग बोलेंगे कि एडिक्वेट है और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ये बताएंगे अपने रिपोर्ट में, और ये बताएंगे कि क्या वो है, क्या एडिक्वेट और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली ऑपरेट हो रही है क्या। ठीक है, अब ये रिक्वायरमेंट इन प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं, इन वाली प्राइवेट कंपनी के लिए। सबसे पहले आता है ओपीसी एससी। ओपीसी 1% कंपनी, एससी स्मॉल कंपनी, इन लोगों के लिए नहीं है। साथ में 50 करोड़ के टर्नओवर वालों के लिए नहीं है। ठीक है, लेस देन 50 करोड़ के टर्नओवर और लेस देन 25 करोड़ की बोरोइंग वालों के लिए एट एनी टाइम इन द फाइनेंशियल, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पीरियड। ठीक है, फाइनेंशियल पीरियड में किसी भी टाइम बोरोइंग एक दिन के लिए भी 25 करोड़ या उसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, फिर 3-4 मिलके बनता है 7, तो 177, 4 और 7। ठीक है, 17747। चलो अब इसके अंदर ऑडिट कमेटी की काम आता है। ऑडिट कमेटी वाले क्या करेंगे? इवैल्यूएशन करेंगे कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है, सही है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है नहीं हो रहा, ये इवैल्यूएशन करने का काम है उनका। ठीक है, उसके बाद आते हैं लास्ट सेक्शन 149। ऑडिटर का था 143। ठीक है, ऑडिट सॉरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का है 149, 143, 149। 149 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या करना है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बताना है, अपने आप को सेटिस्फाई करना है। किस पर सेटिस्फाई करना है? कि जो इंफॉर्मेशन है वो इंटीग्रिटी पे, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की इंटीग्रिटी पे, और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, इस पे अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है और इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी इंटीग्रिटी पे अपने आप को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है, मतलब सिंपल भाषा में अगर बोल दूँ तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को चेक करना है कि कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट और TCWG की। ठीक है, कंट्रोल से रिलेटेड, कंट्रोल डिवाइस करने की। चलो डॉक्यूमेंट क्या क्या करना है? डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क डॉक्यूमेंट करने में क्या डॉक्यूमेंट करना होता है? सबसे पहले तो हम लोग अपने टीम मेंबर के साथ डिस्कशन करेंगे, उसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट डिसीजन होंगे तो उसे डॉक्यूमेंट करेंगे। दूसरा, अब डिस्कशन करने के बाद हम अंडरस्टैंड करने जाएंगे एंटिटी को, तो अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो की एलिमेंट है, ठीक है, की फीचर्स है, की एलिमेंट, उसे हम डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है, तो जो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की है, उस अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की एलिमेंट्स। अब ये अंडरस्टैंडिंग तुमने कौन से सोर्स से की है? तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कौन से सोर्स से ऑब्टेन की है। उसके बाद रिस्क असेसमेंट प्रोसेसर परफॉर्म, रैप परफॉर्म जो किया वो, इसको डॉक्यूमेंट करेंगे। अब रैप परफॉर्म करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम क्या करोगे? आइडेंटिफाई असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, उसे डॉक्यूमेंट करोगे। फिर जो रिस्क आइडेंटिफाई किया है उससे रिलेटेड कंट्रोल कौन सा है, उसे डॉक्यूमेंट करोगे। ठीक है, तो पहला आया हमारा डिस्कशन, उसके अंदर सिग्निफिकेंट डिसीजन, फिर आया अंडरस्टैंडिंग, उसके अंदर की एलिमेंट, सिग्निफिकेंट डिसीजन, की एलिमेंट। उसके बाद कौन से सोर्स से इंफॉर्मेशन मिल रही है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस परफॉर्म करके रिस्क आइडेंटिफाई किया, असेस किया, और आइडेंटिफाई जो रिस्क किया उसके साथ रेलेवेंट कंट्रोल कौन सा है। ठीक है, असेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स। ऑडिट फाइंडिंग के अंदर अपन दो चीज पढ़ते हैं, ऑडिट फाइंडिंग और एक्सेप्शन, जो अपन को मिला है आईटी एनवायरनमेंट और आईटी कंट्रोल में। ऑडिट फाइंडिंग, एक्सेप्शन जो मिला है आईटी एनवायरनमेंट और आईटी कंट्रोल के अंदर। ठीक है, इसके बारे में अपन को क्या करना है? इसके बारे में अपन को दो काम करना है, एक तो असेस करना है और एक रिपोर्ट करना है। किसको? रेलेवेंट स्टेक होल्डर को। ठीक है, अब इस पैराग्राफ का मतलब यहाँ समझा रहा है, यानी कि ऑडिटर को ये चीज़ कंसीडर करनी है। क्या कंसीडर करनी है? सबसे पहले क्या कोई वीकनेस है क्या? ठीक है,
आर देयर एनी वीकनेस इन आईडी कंट्रोल, क्या आईडी कंट्रोल में कोई वीकनेस है क्या? पहली बात। और अगर वीकनेस है तो उसका इंपैक्ट क्या है हमारे ओवरऑल ऑडिट पे? साथ में जो वीकनेस है उसे मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है, और जो सिग्निफिकेंट वीकनेस है उसको टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो वीकनेस को, डेफिशिएंसी को मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है, सारी डेफिशिएंसी, और सिग्निफिकेंट को टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करना है इन राइटिंग। चलो, डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है कि इंटरनल कंट्रोल को ऐसे डिजाइन किया, इंप्लीमेंट किया, ऑपरेट हो रहा है इन सच अ मैनर कि वो पीडीसी नहीं कर पा रहा, अनेबल टू पीडीसी मिसस्टेटमेंट को पीडीसी नहीं कर पा रहा ऑन टाइमली बेसिस। ठीक है, या कंट्रोल ही मिसिंग है, या तो कंट्रोल ऐसे डिजाइन इंप्लीमेंट किया है कि पीडीसी नहीं कर पा रहा टाइमली बेसिस पे, या कंट्रोल ही मिसिंग है। ठीक है, उसके बाद यहां पर बोलता है कि जो फाइंडिंग्स होती है, एक्सेप्शंस वगैरह जो फाइंडिंग वगैरह होती है, तो उसका इवेल्यूशन और असेसमेंट, जो होता है वो प्रोफेशनल जजमेंट की बात होती है। ठीक है, पहला इवेल्यूशन असेसमेंट प्रोफेशनल जजमेंट में डिपेंड करता है, और दूसरा ये इवेल्यूशन करना कैसे है, ये इवेल्यूशन के अंदर हमें कंसिडर करना है डेफिशिएंसी को इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, एग्रीगेट, तो इंडिविजुअली कंसिडर करना है और एग्रीगेट कंसिडर करना है बाय कंबाइनिंग विद अदर डेफिशिएंसी। चलो, फिर आता है ऑर्डर रेस्पॉन्स टू असेस रिस्क। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लोग चलो बहुत बढ़िया, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, रोम और रेस्पॉन्स, दो चीज आती है। रोम के लिए साई ऑब्टेन करेंगे और रेस्पॉन्स के लिए डिजाइन करेंगे, डिजाइन और इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, रोम और रेस्पॉन्स, साई और डिजाइन। ठीक है, तो यहां पर ऑर्डर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ऑर्डर का ऑब्जेक्टिव होता है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑर्डर साई ऑब्टेन करे, टू ऑब्टेन साई अबाउट रिस्क ऑफ मटेरियल, असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो रिस्क उसने असेस किया है उसके लिए साई ऑब्टेन करे। ठीक है, कैसे करे, थ्रू डिजाइन एंड इंप्लीमेंटिंग रेस्पॉन्स टू असेस रिस्क, रेस्पॉन्स को डिजाइन और इंप्लीमेंट करके साई ऑब्टेन करे रोम के बारे में। ठीक है, रेस्पॉन्स को डिजाइन और इंप्लीमेंट करके, रोम के बारे में साई ऑब्टेन करे, रेस्पॉन्स को डिजाइन और इंप्लीमेंट करके, रोम के बारे में साई ऑब्टेन करे, रेस्पॉन्स को डिजाइन और इंप्लीमेंट करके, रोम का साई, रेस्पॉन्स का डिजाइन। चलो, अब आते हैं 330 पे। 330 बोलता है डिजाइन इंप्लीमेंट डिजाइन परफॉर्म। ठीक है, वही ओवरऑल रेस्पॉन्स, याद रखना रेस्पॉन्स को ही डिजाइन करेंगे। ठीक, तो डिजाइन और इंप्लीमेंट करेंगे ओवरऑल रेस्पॉन्स। ठीक, किसका, टू एड्रेस द असेस रिस्क, असेस रिस्क के लिए ही होता है हमेशा रेस्पॉन्स। ठीक है, टू एड्रेस द असेस रिस्क एट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। और उसके बाद दूसरा डिजाइन इंप्लीमेंट के बाद आएगा डिजाइन परफॉर्म, डिजाइन एंड परफॉर्म फेब। ठीक है, जिसका एनडी बेस होगा असेस रिस्क पे और रेस्पॉन्सिव होगा असेस रिस्क का। ठीक है, डिजाइन और परफॉर्म करे फेब, जिसका एंटी बेस होगा असेस रिस्क पे, रेस्पॉन्सिव होगा असेस रिस्क का। ठीक है, एडा असर्शन लेवल। चलो, अब असर्शन लेवल की अगर हम बात आगे करें तो असर्शन लेवल पे ऑर्डर को ये कंसीडर करना होता है। क्या कंसीडर करना होता है, दो चीज कंसीडर करना होता है। पहला कंसीडर करना होता है रिस्क असेसमेंट का रीजन, और दूसरा कंसीडर करना होता है रिस्क असेसमेंट, वेरी गुड बेटा, का रिजल्ट। चलो, ये दो चीज कंसीडर करना होता है। थैंक यू। रिस्क असेसमेंट का रीजन और रिस्क असेसमेंट का रिजल्ट। ठीक है, अब रीजन की बात करें तो रिस्क असेसमेंट जो है कंसीडर करना है रीजन फॉर द रिस्क असेसमेंट। ठीक है, जो उसने दिया है गिवन टू द रिस्क एट असर्शन लेवल। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। ठीक, तो इनहेरेंट रिस्क की बात करें अगर अपन, तो इनहेरेंट रिस्क होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो रिस्क है। ठीक है, रिस्क ड्यू टू पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शन वगैरह ABCD। ठीक है, तो रिस्क, ये रिस्क लाइक्लीहुड का मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसे इनहेरेंट रिस्क बोलते हैं। दूसरा आता है कंट्रोल रिस्क। ठीक है, कंट्रोल रिस्क को कंसीडर करना होता है कितना ऑर्डर
ऑडिटर इंटेंड टू रिलाई ऑन कंट्रोल, कंट्रोल पे वो कितना रिलाई करना चाहता है, ठीक है। ऑडिटर इंटेंड टू रिलाई ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल इन डिटरमिनिंग एनटी ऑफ एसपी, एसपी के एनटी को डिटरमिन करने के लिए कितना रिलाई करना चाहता है, ठीक है। ये आता है कंट्रोल रिस्क के अंदर, ये कंट्रोल रिस्क। अब तो ऊपर आया इनहेरेंट रिस्क, नीचे आया कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क के अंदर अपन ने देखा कि ऊपर का जो रिस्क असेसमेंट था उसने कंट्रोल को कंसीडर किया या नहीं किया, ठीक है। अगर ऊपर रिस्क असेसमेंट में कंट्रोल को कंसीडर करेंगे तो कंट्रोल रिस्क कहलाएगा। फिर अपन ने देखा यहाँ पर रिजल्ट की बात करते हैं। अब रिस्क असेसमेंट का जो रिजल्ट है उसमें अपन ने हायर या लोअर किया होगा, ठीक है। तो अगर तुमने हायर किया है तो तुम क्या ऑब्टेन करो, मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, ठीक है। बहुत नोटंकी है यार। तो अगर तुमने हायर असेसमेंट किया है तो मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, ठीक है। फिर इसमें बढ़ते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब परफॉर्म करेंगे। पहला, जब कंट्रोल पे रिलाई करना चाहते हो, ठीक है। जब कंट्रोल पे रिलाई करना चाहते हो एनटी डिटरमिन करने के लिए, जब एनटी डिटरमिन कर रहे हैं ना एसपी का, उस केस में जब कंट्रोल पे रिलाई करना चाहते हैं, कि कंट्रोल पे रिलाई करोगे तो एनटी ज्यादा डिटरमिन करेंगे, कम एक्सटेंस ज्यादा रखेंगे, कम रखेंगे। रिलाई करना चाहते हो तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे, ठीक है। और रिलाई कर रहे हो और ज्यादा एसपी कर रहे हो तो फिर क्या मतलब है रिलाई करने का, ठीक है। तो दो टाइम पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं, एक तो जब तुम रिलाई करना चाहते हो पहला, और दूसरा जब सस्टेंसिव प्रोसेसर अकेला सफिशिएंट नहीं है टू ऑब्टेन साई, एलएन कैन नॉट प्रोवाइड साई, अकेला साई प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। चलो, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल कौन सा करे और किस हद तक करे। पहले कौन से की बात करेगा, कौन सा करे। ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करो इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी, वही सारी चीजें करेंगे, इंक्वायरी वगैरह ये सब, ठीक है। और ये सब करके अपन क्या मालूम करते हैं, ऑपरेटिंग साई ऑब्टेन करते हैं अबाउट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वही क्वेश्चन होता है अपना, कैसे वो अप्लाई हो रहे हैं, किस कंसिस्टेंसी के साथ वो अप्लाई हो रहे हैं, कौन उसे अप्लाई कर रहा है, कैसे उसे अप्लाई कर रहा है, बाय व्हाट मीन, ठीक है। ऊपर बढ़ चुके हैं बस सारा। उसके बाद ये पहला पार्ट आ गया सवाल का जवाब, कंट्रोल को टेस्ट करना। दूसरा पार्ट आया कि क्या कंट्रोल किसी और कंट्रोल पे डिपेंड है, अगर हाँ है तो क्या उसके लिए भी साई ऑब्टेन करना है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के लिए, इनडायरेक्ट कंट्रोल के ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के लिए भी साई ऑब्टेन करना है क्या, तो क्या कंट्रोल दूसरे पे डिपेंड है, और अगर डिपेंड है तो इसका भी साई ऑब्टेन करूँगा, ठीक है। फिर वही बात आ गई, इंक्वायरी अकेली काफ़ी नहीं होती, उसे कॉम्बिनेशन के साथ परफॉर्म करना पड़ता है। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इंस्पेक्शन और रीपरफॉर्मेंस का, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का ज़्यादा मतलब ऑब्जर्वेशन जो होता है वो ज़्यादा एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर पाता, ठीक है। तो इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा एश्योरेंस ये लोग प्रोवाइड करते हैं, इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन या रीपरफॉर्मेंस। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन होता है वो रिलेटेड टू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है। अब यहां पर ऐसे बोलता है कि कंट्रोल का नेचर इन्फ्लुएंस करता है ऑडिट के प्रोसेसर के टाइप को, कंट्रोल का नेचर प्रोसेसर के टाइप को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहां पर बोला अगर डॉक्यूमेंटिंग कंट्रोल है, डॉक्यूमेंटिंग कंट्रोल, तो फिर हम करेंगे इंस्पेक्ट, ठीक है। तो साई ऑब्टेन करने के लिए इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। तो अगर डॉक्यूमेंटिंग कंट्रोल है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर साई ऑब्टेन करने के लिए इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब जो भी हम लोग प्रोसेस यूज़ करें वो होता है हमेशा प्रोफेशनल जजमेंट, मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट होता है, पहली बात। और दूसरी बात, ऑडिटर जो भी प्रोसेसर वो करे उसको डॉक्यूमेंट करेगा, ठीक है, साथ में उसके रीज़न को, साथ में प्रोफेशनल जजमेंट को, अपने जजमेंट को भी वो करेगा। ये अपन ने ऊपर पढ़ा टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, दो चीज़ डॉक्यूमेंट करनी होती है, कौन सा टेस्ट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और साथ में क्या जजमेंट क्या लिया था तुमने इसके बारे में। ये एक्सटेंड की बात कर रहा है, नेचर की बात ऊपर कर ली, एक्सटेंड की बात नीचे कर रहा है। अब एक्सटेंड के अंदर अपन ने देखा कि एक टाइम पीरियड के अंदर, एक लेंथ ऑफ टाइम के अंदर कितना फ्रीक्वेंटली कंट्रोल ऑपरेट हो रहा है, उससे डेविएशन अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा डेविएशन होगा, ठीक है। अब ज़्यादा डेविएशन होगा तो फिर हमें एविडेंस भी कैसे चाहिए, रिलेवेंट और लायबल, ठीक है, कंट्रोल के बारे में भी और इनडायरेक्ट कंट्रोल के बारे में। तो एक टाइम पीरियड पे कंट्रोल ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऑपरेट हो रहा है तो डेविएशन के चांस ज़्यादा होंगे, हमें ज़्यादा रिलेवेंट और लायबल एविडेंस चाहिए कंट्रोल के बारे में भी, इनडायरेक्ट कंट्रोल के बारे में भी। ऐसे बनने याद रखा। तो लेंथ ऑफ टाइम जिस पे ऑर्डर रिलाई करना चाहते हैं, जितने टाइम के लिए रिलाई करना चाहते हैं कंट्रोल पे, ठीक है, कितने फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऑपरेट हो रहा है तो ज़्यादा एक्सटेंड तक अपन को एविडेंस कलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, ठीक, कितना डेविएशन है कंट्रोल के अंदर ये, और उसके बाद ये तीन हो गए। उसके बाद आता है रेलेवेंट एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है, रिलेटेड टू कंट्रोल।
अबाउट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, एक बात याद रखना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है साई ऑब्टेन करना अबाउट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसेस। ठीक, चलो फिर यहाँ लिखा है लास्ट में कि यहाँ लिखा है रेलेवेंस एंड लायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अगर तुमने अच्छे एविडेंस ऑब्टेन किए तो एक्सटेंड कम कर दो। और लास्ट, कितने एक्सटेंड तक तुमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है इनडायरेक्ट कंट्रोल का। ठीक है, टेस्ट ऑफ इनडायरेक्ट कंट्रोल करके कितने एक्सटेंड तक तुमने ऑडिट एविडेंस किया है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर अपन लिखेंगे कि कितने एक्सटेंड तक अपन ने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है कंट्रोल को टेस्ट करके, अदर कंट्रोल को टेस्ट करके रिलेवेंट टू असर्शन। यानी एक असर्शन के अंदर 3 कंट्रोल है, 2 को बहुत अच्छे से टेस्ट कर लिया तो एक को कम भी कर लोगे चलेगा। ठीक है, चलो आगे। टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑडिटर एक पॉइंट ऑफ टाइम में भी कर सकता है, एक पीरियड ऑफ टाइम थ्रू आउट द पीरियड भी कर सकता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइम में भी कर सकता है, पर्टिकुलर टाइम और थ्रू आउट द पीरियड। ठीक है, डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए रिलाई करना चाहता है। अब वो जो भी टेस्ट करेगा वो टेस्ट एप्रोप्रिएट बेसिस बनना चाहिए रिलायंस का। ठीक है, ऑडिटर पर्टिकुलर टाइम पे भी कर सकता है, थ्रू आउट द पीरियड भी कर सकता है, डिपेंड करता है वो कितना रिलाई करना चाहता है। ठीक है, वो जो भी टेस्ट करे वो एप्रोप्रिएट बेसिस बनना चाहिए उसके रिलायंस का। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा कि पर्टिकुलर टाइम पे के लिए जो कंट्रोल परफॉर्म किया है वो भी सफिशिएंट होता है। ठीक है, डिपेंड करता है उसके पर्पस पे। अगर उसका पर्पस ये फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, तो रिलेवेंट सफिशिएंट है। ठीक है, और पीरियड थ्रू आउट द पीरियड करना पड़ता है। ठीक है, जब वो कंट्रोल पे रिलाई करना चाहता है थ्रू आउट द पीरियड। ठीक है, इसका एग्जांपल है मॉनिटरिंग का कंट्रोल। मॉनिटरिंग कंट्रोल को टेस्ट करना, क्या पुराने एविडेंस को यूज कर सकता हूँ क्या? तो पहले तुम चेक करो एप्रोप्रिएट है क्या, यूज करना एप्रोप्रिएट है क्या। कैसे करें, ये चीज़ को कंसिडर करके इन्हें कंसिडर करेंगे अपन। क्या आता है, सबसे पहले चेंज के हिसाब से रिस्क होता है, चेंज के हिसाब से रिस्क अराइज होता है, रिस्क के हिसाब से कंट्रोल लगाते हैं, कंट्रोल के अंदर उसके एलिमेंट होते हैं और कंट्रोल के अंदर उसके एलिमेंट और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, 2 मैनुअल और ऑटोमेटेड। और ऑटोमेटेड के अंदर जनरल आईटी कंट्रोल होता है। चेंज के हिसाब से रिस्क आता है, चेंज के हिसाब से रिस्क आता है, रिस्क पे लगाते हैं कंट्रोल, रिस्क पे लगाते हैं कंट्रोल, कंट्रोल के अंदर उसके एलिमेंट होते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटेड। एलिमेंट ये नहीं होते, ये याद करने के लिए बताया इसे। इसके अंदर उसके एलिमेंट होते हैं मैनुअल और ऑटोमेटेड, और ऑटोमेटेड के अंदर आता है जनरल आईटी कंट्रोल। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट आ गए। अब इन सारे पॉइंट के अंदर से 3 पॉइंट का इस सारे पॉइंट के अंदर से 3 पॉइंट के इफेक्टिवनेस को ले लेंगे। सबसे पहले इफेक्टिवनेस ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इफेक्टिवनेस ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, इफेक्टिवनेस ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ कंट्रोल। यहाँ से शुरू करें अगर, इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, अदर एलिमेंट ऑफ कंट्रोल और जनरल आईटी कंट्रोल। कंट्रोल, अदर एलिमेंट ऑफ कंट्रोल और जनरल आईटी कंट्रोल। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें आती है? इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल में कंट्रोल आता है, उसका एप्लीकेशन आता है, और हमें पिछले साल कोई डेविएशन मिला वो आता है। ठीक है, कंट्रोल उसका एप्लीकेशन और डेविएशन, कंट्रोल एप्लीकेशन डेविएशन 3 चीज़ आती है। ठीक है, कंट्रोल एप्लीकेशन और नेचर और एक्सटेंट ऑफ डेविएशन जो हमने नोटिस किया है प्रीवियस ऑडिट में। ठीक, साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, ऑटोमेटेड है मैनुअल है। ठीक, बाकी सब इफेक्टिवनेस का इजी पॉइंट है, सबसे बढ़िया इजी पॉइंट है। फिर अब ये 2 पॉइंट आते हैं, उसमें से ये भी इजी है। एक तो रोम और कितने एक्सटेंड तुम रिलाई करना चाहते हो, एक्सटेंड ऑफ रिलायंस। तो रोम और एक्सटेंड ऑफ रिलायंस, ये भी इजी। फिर ये लिखना थोड़ा टिपिकल है। यहाँ पर अपन पढ़ते हैं कि चेंजिंग सर्कमस्टांसेस को के केस में लैक ऑफ चेंज तो नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ चेंज होगा तो क्या करेगा, रिस्क पजेस करेगा, मतलब उसके अंदर उसकी वजह से रिस्क आएगा। सर्कमस्टांसेस जितना चेंज हो, कंट्रोल उससे कम चेंज हुआ तो क्या उसमें रिस्क तो नहीं है। ठीक है, वेदर लैक ऑफ चेंज इन अ पर्टिकुलर कंट्रोल पजेस अ रिस्क, क्या रिस्क पजेस कर रहा है क्या, या सफिशिएंट है इतना चेंज। ठीक है, चलो यहाँ पर अगर ऑडिटर पुराने उस पर भरोसा करना चाहता है तो ये देखे कि एविडेंस जो है वो उसका रेलेवेंस कंटिन्यू हो। ठीक है, तो कंटिन्यूइंग रेलेवेंस को चेक करें। कैसे, ऑब्टेन एविडेंस ऑब्टेन करके, और एविडेंस जो ऑब्टेन कर रहा है वो ऑब्टेन करे अबाउट वेदर सिग्निफिकेंट जो चेंज आया था वो आफ्टर ऑडिट आया था क्या, पिछली बार प्रीवियस ऑडिट के बाद आया था क्या। ठीक है, सिग्निफिकेंट चेंज हैव अकर्ड आफ्टर प्रीवियस ऑडिट। ठीक है, चलो इवेल्युएट करने में हमने 3 चीज पढ़ी, मिस स्टेटमेंट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अगर एसपी परफॉर्म करके, सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके हम डिटेक्ट करें मिस स्टेटमेंट, तो हम चेक करेंगे कि क्या वो इंडिकेट कर रहा है कंट्रोल डेफिशिएंसी को। क्या मिस स्टेटमेंट जो हमने डिटेक्ट किया वो इंडिकेट कर रहा है
कंट्रोल डेफिशिएंसी को। और अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट किया है तो वो तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है। मिस स्टेटमेंट है तो इवेल्युएट करो, मिस स्टेटमेंट हो तो इवेल्युएट करो कि क्या वो इंडिकेट करता है कंट्रोल डेफिशिएंसी। और मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो वो तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, ठीक है, कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है कंट्रोल में, ठीक है। अब बात करते हैं मिसस्टेटमेंट ना मिलने की, ठीक है। एक बात कर ली मिलने वाली, मिलने में मिसस्टेटमेंट मिलेगा, मटेरियल स्टेटमेंट मिलेगा, और एक ना मिलने की। अगर मिसिंग ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, मिसस्टेटमेंट ना मिले तो वो एविडेंस नहीं होता इस बात का कि कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। चलो, सबसे सिंपल टॉपिक था ये। अब अगर तुम्हें डेविएशन मिलता है तो तुम पहले उसकी इंक्वायरी करो, ठीक है, मैटर की इंक्वायरी करो और समझो उसको कि भाई ये चीज़ क्या है, मैं समझा। फिर देखो कि उस पर तुम्हारा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा ऑल्ट के ऊपर, और ये डिटरमिन करो कि क्या जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल था वो अभी भी एप्रोप्रिएट है क्या। हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो हमने परफॉर्म किया था वो अभी भी एप्रोप्रिएट बेसिस है क्या, मतलब अभी भी भरोसा उस पर कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमें डेविएशन मिल चुका है। तो अब हम अपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे अभी भरोसा कर सकते हैं क्या, या फिर हम एडिशनल टेस्ट की ज़रूरत है, या फिर हमें सब्सटेंसिव प्रोसेस से एड्रेस करने की ज़रूरत है। क्या हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल को अभी भी एप्रोप्रिएट माने, क्या एडिशनल टेस्ट की ज़रूरत है, क्या सब्सटेंसिव प्रोसेस की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब सब्सटेंसिव प्रोसेस से रेस्पॉन्स एड्रेस करेंगे अपन रिस्क को, फिर उससे मतलब नहीं आएगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल से। द पोटेंशियल रिस्क नीड टू बी एड्रेस यूजिंग एसपी, सब्सटेंसिव प्रोसेस। अब यहाँ पर एक लाइन बोलता है कि रिस्क असेसमेंट तुमने जो भी किया उससे मतलब नहीं है, स्कोर के लिए तो एसपी करना ही पड़ेगा। रिस्क असेसमेंट जो भी किया, कम किया, ज़्यादा किया, कुछ भी किया, इनरेस्पेक्टिव, उससे मतलब ही नहीं है। स्कोर के लिए तो एसपी करना ही पड़ेगा, परफॉर्म करना ही पड़ेगा। इससे एक बात निकल के आती है, दो बात सामने आती है। क्या दो बात आती है? पहली बात ऑडिट की, ऑर्डर की, और दूसरी बात इंटरनल कंट्रोल की। ऑर्डर का लिमिटेशन, इंटरनल कंट्रोल का लिमिटेशन। अब क्या है ऑर्डर का लिमिटेशन? मतलब ऑर्डर ये काम, रिस्क असेसमेंट का काम जजमेंटल होता है, ठीक है। ऑर्डर का काम जजमेंटल होता है तो सारे रिस्क कवर नहीं हो सकते, ठीक है। और दूसरी बात, ये जजमेंटल होता है, सारे रिस्क कवर नहीं हो सकते, पहली बात। और दूसरी बात, इंटरनल कंट्रोल की इनहेरेंट लिमिटेशन होती है जो ओवरराइड हो सकती है, ठीक है। सब्सटेंसिव प्रोसेस क्या होता है? सब्सटेंसिव प्रोसेस ऑडिट प्रोसेस होता है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ऑडिट प्रोसेस होता है, ये भी ऑडिट प्रोसेस होता है, ठीक है। इसे डिजाइन किया होता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट करने के लिए असर्शन लेवल पे, ठीक है, असर्शन लेवल पे, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे नहीं। उसके लिए तो एसपी की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसके लिए तो अपन पूरा कंप्लीट चेक करेंगे, ठीक है। ओवरऑल रेस्पॉन्स बनता है उसके लिए तो, ठीक है। एंटी डिटरमिन नहीं होता, ठीक, समझ गए ना बात? उसके लिए बनता है ओवरऑल रेस्पॉन्स पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। एंटी डिटरमिन नहीं होता। एंटी क्यों डिटरमिन होता है? क्योंकि किसी आइटम में ज़्यादा होती है, किसी आइटम में कम होती है, तो एंटी डिटरमिन होता है, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा, ठीक है। और पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क है तो उसके लिए तो ओवरऑल रेस्पॉन्स तैयार होता है, कम ज़्यादा क्या करेंगे उसके लिए। आई बात समझ में? चलो, तो सब्सटेंसिव प्रोसेस ऑडिट प्रोसेस होता है जिसे डिज़ाइन किया होता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट करने के लिए डिसीजन लेवल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कंप्राइज करता है दो चीज़ को, एक टेस्ट ऑफ डिटेल और एक सेप। टेस्ट ऑफ डिटेल में दो पार्ट होता है, वाउचिंग और वेरिफिकेशन। ये अगर टेस्ट ऑफ डिटेल ये का क्लासीफाई होता है इनटू ट्रांजैक्शन। टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन से वाउचिंग बोलते हैं और टेस्ट ऑफ बैलेंस जिसे वेरिफिकेशन बोलते हैं। चलो, टाइम पास कर रहा है। सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसेसर। सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसेसर का मतलब होता है एनालिटिकल प्रोसेसर परफॉर्म्ड यूज्ड एज सब्सटेंसिव प्रोसीजर, ठीक है। तो एनालिटिकल प्रोसेसर को सब्सटेंसिव प्रोसेसर की तरह यूज करो तो सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसेसर कहलाता है, ठीक है। क्योंकि अगर रिस्क असेसमेंट की तरह यूज करोगे तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेसर कहलाएगा फिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एनालिटिकल प्रोसेसर का मतलब क्या होता है। एनालिटिकल प्रोसेसर का मतलब होता है इवैल्यूएशन और एनालिसिस। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, प्लॉसिबल रिलेशनशिप को एनालाइज करके। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करेंगे, प्लॉसिबल रिलेशनशिप को एनालाइज करके बिटवीन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, ठीक है। प्लस और क्या आता है एनालिटिकल प्रोसेसर में? अगर तुम्हें फ्लक्चुएशन मिलेगा या फिर जो रिलेशनशिप है वो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन मिले या रिलेशनशिप इनकंसिस्टेंट हो, उस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन भी इसमें ही आता है, ठीक है। उस केस में इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी होता है, वो भी इसमें इंक्लूड है, ठीक। फिर एग्जाम्पल दे रखा है, अगर मुझे रेंटल इनकम चेक करना है, ठीक है, ये रहा, प्रेडिक्ट करना है, मुझे प्रेडिक्ट करना है टोटल रेंटल इनकम फ्रॉम दी अपार्टमेंट,
फ्रॉम द बिल्डिंग डिवाइडेड इनटू अपार्टमेंट। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपार्टमेंट की रेट लूँगा, ठीक है। रेट लेने के बाद कितने अपार्टमेंट है वो लूँगा, उसमें से कितने ऑक्यूपाइड रहते हैं ऑक्यूपेंसी लूँगा, ठीक है, यानी कि वैकेंसी को कंसिडर करूँगा। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेंट इनकम का प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, ठीक है। और ये मुझे प्रोवाइड करेगा परसुएसिव एविडेंस। उसके बाद मुझे टेस्ट ऑफ डिटेल की जरूरत नहीं है। कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, जहाँ पर मैनुअल एप्लीकेबल होता है। मैनुअल लार्ज वॉल्यूम प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, लार्ज वॉल्यूम प्लस प्रेडिक्टेबल, ये दो जगह पे, ठीक है। LV प्लस P, हाँ, जहाँ पर ऑटोमेटेड होता है, मैंने मैनुअल बोला, सॉरी, ऑटोमेटेड जहाँ पर होता है। लार्ज वॉल्यूम प्लस प्रेडिक्टेबल, यहाँ पर ऑटोमेटेड भी यहीं पे होता है और AP भी यहीं पे होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सब्सटेंसिव प्रोसेसर का नेचर और एक्सटेंट। बेटा नेचर में तो वो आएगा TOD और सेप, ठीक है, और एक्सटेंट कितने हद तक करना है अपन को, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले सेप भी काफ़ी होता है, ठीक है, और कहीं कहीं पे सिर्फ क्या परफॉर्म करना होता है, TOD। तो पहले बोलता है परफॉर्मिंग ओनली सेप, ये भी सफिशिएंट होता है, और TOD परफॉर्म करना एप्रोप्रिएट होता है, सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट, ठीक है, और कॉम्बिनेशन। तो सेप परफॉर्म करना भी सफिशिएंट होता है, और ओनली टेस्ट ऑफ डिटेल भी एप्रोप्रिएट होता है, और कभी कभी कॉम्बिनेशन। यानी कि कहना चाह रहा है तो सेप परफॉर्म करो या TOD करो, और या डिपेंड करता है तुम्हारा पर्पस क्या है, ठीक है, किसे टेस्ट कर रहे हो तुम लोग। चलो एक्सटेंट के बारे में सिर्फ एक ही बात बोला है कि अगर कंट्रोल का रिजल्ट अनसेटिस्फैक्ट्री हो तो एक्सटेंट ज़्यादा हो, बस एक ही बात बोला है, ठीक है। क्योंकि CP SP आता है ना, तो CP का रिजल्ट अनसेटिस्फैक्ट्री हो तो SP बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। चल यही है, बस खत्म हो गया ना, बाकी तो नहीं कुछ। आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे।